आपने गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। कक्षा 6ठी क्लास का विज्ञान का पाठ 9 लेकर। पाठ का नाम है सजीव, विशेषता एवं आवास। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सजीव क्या होते हैं और निर्जीव क्या होते हैं। निर्जीव ऐसी वस्तुएं होती हैं जो चल फिर नहीं सकती, एक स्थान पे ही रहती है। जैसे मेज है, कुर्सी है, टेबल है, पंखा। ये क्या है? निर्जीव वस्तु हैं। इसे हम लेके ही जाएंगे तभी जाके ये जा सकती है, वरना नहीं जाती। तो ये सब क्या आती है? निर्जीव वस्तुएं हैं। जैसे मेज, कुर्सी, टेबल, ये सब क्या होती है? निर्जीव वस्तु। अब हम बात करते हैं सजीव वस्तु। क्या होती है ये सजीव? जैसे हम व्यक्ति हैं, जैसे कोई व्यक्ति होता है जो चलता है, फिरता है, कोई कार्य करता है, तो ये क्या है? सजीव है। जैसे शेर है, चीता है, भालू है, ऊंट है, ये सब क्या है? सजीव है। ये चलते हैं, फिरते हैं, खाते पीते हैं, ये सब कार्य करते हैं, तो इसे हम सजीव कहते हैं। जैसे शेर है, जैसे ये शेर है, ऊंट है, बाघ है, ये कहाँ कहाँ पर रहते हैं, कौन कौन सी स्थानों पर रहते हैं, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे वन और जंगल, हमने कई बार देखा होगा। जैसे जंगल में कौन कौन रहते हैं? ये उनका आवास होता है। मैंने बताया सजीव एवं उनका परिवेश। ये सब किस में आते हैं? सजीव के बारे में मैंने आपको बताया कि जैसे शेर है, हिरन है, हाथी है, लोमड़ी, बाघ, खरगोश, ये सब क्या है? सब हमारे सजीव में। उनका परिवेश क्या होता है? उनका परिवेश होता है वो जिस वातावरण में रहते हैं। हमारा आसपास का जो वातावरण है उसे हम परिवेश कहते हैं। ऐसे ही इनका, शेर का, ऊंट का, मछलियों का क्या है? अपना एक वातावरण होता है जो वो रहते हैं। तो परिवेश हमारा क्या कहलाता है? हमारा आसपास का क्षेत्र, आसपास का वातावरण ही हमारा परिवेश कहलाता है। जैसे वन, जंगल है, हमारा क्या है? ये वन और जंगल क्या है? ये परिवेश है, मतलब आसपास का वातावरण है कि ये जंगल में कौन कौन रहते हैं, जंगल में कौन कौन रहते हैं। जैसे शेर, आपने देखा होगा कई बार जब शेर होता है वो कहाँ रहता है? वो कहाँ रहता है? अपने जंगल में ही रहता है। आपने देखा हो जब भी जाता है तो वो कहाँ जाएगा? अपने स्थान पे ही जाके रुकता है। ऐसे ही हिरन है, तो हिरन भी क्या होती है? जंगल में होती है। उनका परिवेश, उनका जो क्षेत्र होता है, निवासी स्थान होता है जहाँ रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। हम बात करते हैं हाथी की। जो हाथी है वो कहाँ पाए जाते हैं? जंगल में। ऐसे ही है लोमड़ी है, लोमड़ी कहाँ पाई जाती है? वो भी जंगल में पाई जाती है। और बाघ भी कहाँ पाए जाते हैं? जंगल में। ये तो मैंने आपको बताया वन और जंगल में कौन कौन से जानवर रहते हैं जो सजीव भी हैं। बाकी सब सजीव ही हैं, लेकिन ये क्या है? शेर, हिरन, ये हाथी, लोमड़ी, बाघ, ये कहाँ रहते हैं? वन में रहते हैं। अपना आसपास का इनका जो वातावरण होता है वो जंगल इनका वातावरण होता है। अब बात करते हैं हम पर्वतीय क्षेत्र पर। पर्वतीय क्षेत्र मतलब पर्वतों पर कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं जो अपने वातावरण परिवेश में रहते हैं। जैसे याक है, आपने देखा होगा याक कहाँ पे रहते हैं? पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं। ऐसे ही भेड़ है, वो कहाँ पे रहता है? आपने देखा पर्वतीय क्षेत्र, वो पर्वतीय क्षेत्र पर चढ़ जाता है ना, तो वो कहाँ रहता है? अपने पर्वतीय क्षेत्र पर जाता है। ऐसे ही पर्वतीय बकरी, जो बकरी होती है उनके पैरों में, जो पर्वतीय बकरी होती है ना, उनके पैरों में एक अलग ही प्रकार से वो होता है कि वो पत्थरों पर आराम से चढ़ सकती हैं। ऐसे ही फर्न होता है, तो वो क्या होता है? पर्वतीय क्षेत्र पर रहते हैं। खरगोश है, कहाँ जा सकते हैं? देखा आपने, खरगोश भी पर्वतीय क्षेत्र पर जा सकते हैं। मतलब आसपास के वातावरण ये इनके पर्वतीय क्षेत्र ही हैं जो यहाँ आराम से ये क्या कर सकते हैं? खरगोश आराम से जा सकते हैं, चढ़ सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं अब मरुस्थल की। मरुस्थल होता है रेगिस्तान, जहाँ पर क्या है? बिल्कुल ही रेत की तरह है, जो जैसलमेर में मरुस्थल रेगिस्तान है। और जैसे ऊंट, आपने देखा होगा जो ऊंट घना दिन तक क्या रह सकता है? भूखा प्यासा रह सकता है। जो ऊंट है वो कहाँ रहता है? मरुस्थल में रहता है। इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। जैसे बबूल का पेड़ होता, कहाँ रहता है? रेगिस्तान में। ऐसे ही मरुस्थल कहाँ है? ये मरुस्थल रेगिस्तान में कहाँ मरुस्थलीय पौधे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं वहाँ पे? देखा होगा आपने
कई प्रकार के अलग अलग पौधे पाए जाते हैं, क्योंकि वो अलग ही रेगिस्तानी पौधे होते हैं, रेगिस्तान पौधों में ही उगाए जाते हैं, मरुस्थलीय पौधे कहलाते हैं वो। जैसे बिच्छू है, वो भी रेगिस्तान मरुस्थल में पाए जाते हैं। थोर है, ये आदि पाए जाते हैं कहाँ पर? मरुस्थलीय रेगिस्तान में। अब हम बात करते हैं समुद्र में। समुद्र मतलब जल। आपने देखा होगा कई बार जो मछलियाँ हैं, मछलियाँ कहाँ पर रहती है? समुद्र में, जल में तैरती रहती है। तो उनका जो परिवेश है, वातावरण कहाँ होगा? उनका भी वातावरण क्या होगा? समुद्र होगा, पानी होगा उनका। जैसे व्हेल मछली है, ऐसे शार्क मछली है, आपने देखा होगा। व्हेल और शार्क कहाँ रहते हैं? समुद्र में रहते हैं ये भी। और मगरमच्छ भी समुद्र में रहता है, केकड़ा समुद्र में। तो ये क्या इनका वातावरण है कि ये शुरू से इसी में, पानी में, समुद्र में ही रहते हैं। तो इनका वातावरण है, जो परिवेश है वो समुद्र ही है। अन्य स्थान भी है, जैसे हमने बात करते हैं कौवा जो देखा है आपने, उनका जो परिवेश होता है, उनका जो वातावरण होता है वो क्या होता है? उनका आसमान होता है, क्योंकि वो आसमान में ही उड़ते हैं। तो गाय का परिवेश कहाँ होता है? गाय का जमीन पे होता है, देखा होगा अपने स्थल होता है जो नीचे, उस पे, वहीं पे ये क्या करती है? गाय रहती है अपने परिवेश में, तो अपने वातावरण में रहती है, अपने जमीनी स्थल पर रहती है। मुर्गियाँ हैं, ये भी जमीनी स्थल पर रहती है। कुत्ता है, वो जमीनी स्थल पर रहता है। और कबूतर है, वो आसमान में उड़ता रहता है, आसमान में उड़ता भी है। तो ये एक तरह से नहीं, इनका परिवेश हो गया। आसमान, जमीनी स्तर, ये क्या हो गया? उनके परिवेश है, वो अपने वातावरण में अच्छे से रहते हैं। अब हम बात करते हैं आवास के बारे में। क्या होता है ये आवास? आवास के बारे में हम बात करते हैं। किसी भी सजीव का वे परिवेश, किसी भी सजीव मतलब जो भी, जैसे गाय, बकरी, भैंस, ये सब सजीव ही है। ऐसे ही बाघ है, ऊंट है, ये सब क्या है? सजीव है। उनका जो परिवेश होता है, उनका जो वातावरण होता है, जिसमें वो क्या रहता है, जिसमें वो रहते हैं, अपने परिवेश में, समुद्र में रहते, उसे ही क्या कहा जाता है? आवास कहा जाता है। तो ये क्या है? आवास कहलाता है। जो जिस परिवेश में रहता है, जैसे आपने देखा शेर कहाँ रहता है? जंगल में, तो उसका परिवेश हो गया जंगल। ऐसे ऊँट कहाँ रहता है? मरुस्थल में देखा है, तो आपने मरुस्थल, उसका रेगिस्तान, वहाँ पे क्या हो गया? उसका परिवेश हो गया, उसका आवास हो गया। वहाँ पर वातावरण में उसमें रहता है और वही उसका आवास हो जाता है। ऐसे मछली कहाँ रहती है? समुद्र में, तो उनका आवास कहाँ हो गया? जल में, समुद्र में हो गया। ऐसे ही आपने गाय देखा है, गाय कहाँ पर रहती है? स्थल पर रहती है, जमीन पर रहती है। तो इसका आवास भी क्या है? जमीनी स्थलीय। हमने पढ़ा था आवास के बारे में कि आवास जैसे जंतुओं का, सजीवों का जो आसपास का वातावरण होता है या परिवेश होता है, उसे क्या कहते हैं? हम आवास कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं अनुकूलन। क्या होता है ये अनुकूलन? जिन विशेष संरचनाओं अथवा स्वभावों की उपस्थिति में किसी भी पौधे, कोई भी पौधा हो, अथवा जंतु को, कोई भी जीव जंतु हो, को उसके परिवेश मतलब आसपास का जो वातावरण में रहने के क्या बनाता है? योग्य बनाते हैं। क्या बनाता है? उसके योग्य बनाते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम अनुकूलन कहते हैं। एक विशिष्ट संरचना होती है, जैसे हम मान लेते हैं मछली की। आपने देखा होगा जो कई बार जो मछली होती है जल में तैरती रहती है, और तो ये अपनी क्रिया कैसे करती है? क्योंकि उनके पास क्या होती है? जल में रहने की क्षमता होती है, और उनके पास एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है, जो इस प्रकार की कुछ धारणुमी होती है। आगे हम आपको बताएंगे इसमें। तो एक धारणुमी संरचना जैसी होती है, अथवा स्वभाव, उनका जो स्वभाव है, उनकी उपस्थिति में किसी पौधा, कोई भी पौधा लगा लो, या अथवा जंतु जैसे मैंने बताया जीव जंतु है, जैसे मछली है, कोई पौधा होता है, जैसे आपने देखा होगा पर्वत पे रहता है, जैसे कांटे का पौधा होता है, तो वो भी एक तरह से नहीं, जैसे जहाँ पर रहता है, वो परिवेश में जहाँ रहता है, आसपास के वातावरण में जहाँ रहता है, वो उसी तरह वो क्या बन जाता है? वो पौधा अपने आप को ढाल लेता है। तो पौधा अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। अब हम बताते हैं आपको, जैसे मैंने मछली बताई
कई बार जो मछली होती है जो जल में समुद्र में तैरती रहती है, क्यों तैरती रहती है? क्योंकि उसकी जो संरचना है ना, ऊपर की जो संरचना बनी होती है वो उस जल में तैरने के लिए होती है। जैसे ऊँट है, रेगिस्तान में रहता है, आपने देखा है। जो ऊँट होता है वो कहाँ रहता है? मरुस्थल में, रेगिस्तान में रहता है। कई बार वो क्या होता है, जो ऊँट होता है कई बार आपने देखा होगा घना दिन तक मतलब प्यासा रह जाता है वो, क्योंकि पानी के बिना रह सकता है। क्योंकि वो जो ऊँट है, क्योंकि ऐसी जगह है वो रहता है जहाँ उसके परिवेश, जहाँ मतलब उसका जो आसपास का वातावरण है उसमें वो ढल जाता है, उसी में वो रहता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं, अब आपको बताया था मैंने ऊँट के बारे में, जैसे अब हम ऊँट के बारे में बताते हैं कि जो ऊँट होता है वो कैसा होता है। जैसे ही आपको पता है ऊँट की जो गर्दन होती है, जो वो ऊँट होता है वो कैसे होता है? ऊंचा होता है। तो ऊंचा होता है तो वे उसके पैर कैसे होते हैं? उनके पैर देखे आपने बहुत लंबे होते हैं, जिससे उसका शरीर, उसका जो शरीर होता है ना, रेत की गर्मी से दूर रहता है। रेत की गर्मी से क्या रहता है? वो दूर रहता है। और मूत्र सर्जन की कम मात्रा होती है उसके अंदर, और मल शुष्क होता है। पसीने का में आना, उसकी जो ऊँट होता है उसको क्या होता है? पसीना नहीं आता है। और शरीर से जल का क्या हो जाता है? शरीर से उसका जो जल, जो पानी होता है उसका ह्रास, मतलब कमी हो जाती है, बहुत कम होता है, बहुत ही कम पानी होता है। इसलिए जल के बिना वह क्या करता है? अनेक दिनों तक रह सकता है। जो ऊँट है वो मरुस्थलीय परिवेश के अनुकूल ही बनाता है, मतलब अनुकूल ही है। ऊँट है जो मरुस्थल में ही रहता है और घना दिन तक भूख क्या रहता है? वो प्यासा रहता है। तो पानी की जो कमी होती है वो घना दिन तक उसके अंदर रहती है, इसी वजह से वो ना तो बाद में पानी पीता है। अब हम बात करते हैं जैसे मछली की। मछली का जो शरीर है, मैंने आपको बताया था अभी, जो मछली का जो शरीर है कैसा होता है? धारा रेखीय होता है। जैसे ये बताया मैंने आपको, धारा रेखीय है। एंड सल्कों से क्या होता है? पूरा ढका होता है। ये पूरा क्या होता है? ऐसे ऐसे अंदर से वो क्या पूरा ढका हुआ होता है। और शरीर जो गिल्स है, गिल्स या क्लोम, गिल्स या क्लोम होता क्या है? पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। जैसे मानव, हम मानव है, जैसे मानव होते हैं तो वो किससे श्वास लेते हैं? अपनी नाक के द्वारा सांस लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो मछलियाँ होती हैं उनके पास जो अपनी जैसे नाक होती है, ऐसे ही मछलियों के पास क्या होती है? गिल्स होती है। नाक को ही, उनकी जो नाक होती है उनको हम गिल्स कहते हैं। जैसे क्लोम होता है, गिल्स को हम क्लोम भी कहते हैं। जो उनकी नाक होती है एक तरह से गिल्स या क्लोम होती है, उसके द्वारा ही वो क्या करते हैं? मछलियाँ सांस लेती हैं, ठीक है। गिल्स या क्लोम की उपस्थिति आदि मछलियों को जल में रहने के क्या करते हैं? अनुकूल बनाते हैं। इनके साथ ही वो क्या रहती है? मछलियाँ जल में रहती हैं। तो मैंने आपको बताया जो मछलियों के बारे में, क्या बताया मछली के बारे में कि मछली की शरीर कैसी होती है? धारा रेखीय होती है, आपको पता है धारा रेखीय। और उनका शरीर किससे ढका हुआ है? सल्कों से ढका शरीर होता है। उनकी जो श्वास लेने की जो क्या होती है? गिल या क्लोम होती हैं। उपस्थिति में मछलियों को क्या जल में रहने के क्या बनाता है? अनुकूल बनाता है। अब हम बात करते हैं विभिन्न आवासों के बारे में। जैसे हमने पढ़ा था शेर कहाँ रहता है? जंगल में। जैसे ऊँट कहाँ रहता है? मरुस्थल में। जैसे मछली कहाँ रहती है? अपने समुद्र में। इनकी आवास होते हैं। अब हम कुछ विभिन्न आवासों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मरुस्थल है, मरुस्थल में जैसे जल कैसी मात्रा में मिलता है? बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। जैसे आपने ऊँट देखा कहाँ पर रहता है? मरुस्थल में रहता है। लेकिन जो मरुस्थल है ना, वो तो क्या है? अल्प, मतलब बहुत ही कम मात्रा में वहाँ पर जल उपलब्ध होता है, ठीक है। जो मरुस्थल है, दिन में क्या होता है? दिन में तो बहुत ही गर्म हो जाता है और रात में क्या होता है? बिल्कुल ही ठंडा हो जाता है। मरुस्थल में जो पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं या जंतु होते हैं, भूमि पर ही रहते हैं वहाँ पर। वो श्वसन के लिए वो क्या करते हैं? परिवेश मतलब आसपास के जो वातावरण में वायु का उपयोग करते हैं। जैसे कुछ जीव जंतु होते हैं, जैसे हम बात करते हैं वहाँ पर सांप वगैरह या चूहे वगैरह वो रहते हैं, तो वो अंदर अंदर बिलों में जाकर ही अपना श्वसन क्रिया करते हैं।
क्योंकि ऊपर बहुत ताप होती है, इस वजह से वो अपनी क्रिया, श्वास लेने की क्रिया नहीं कर पाते हैं। जब भी ये श्वास लेते हैं तो वो अपने बिलों के अंदर चले जाते हैं। ऐसे ही वो क्या करते हैं, फिर वो रात में क्या निकल आते हैं। दिन में तो छुप जाते हैं और रात में निकल आते हैं। तो वही बात बताई कि जंतु दिन के समय बिलों में छिप जाते हैं और रात में निकल आते हैं। पर्वतीय बात करते हैं कि पर्वतीय क्या होता है। जो पर्वतीय आवास होता है हमारा, जो मतलब जो पर्वतीय आवास होता है, जो जीव जंतुओं का होता है, ये आवास बहुत ही ठंडा होता है। बहुत ही ठंडी हवा चलती है, ठंडा मौसम होता है, वहाँ पर ठंड होती है। इनमें तेज हवाएं चलती रहती है। कुछ क्षेत्रों में तो शीतकाल में क्या होती है, हिमताप या बर्फ होती रहती है। जैसे हम बात करें, कुछ वृक्ष होते हैं वो होते हैं शंक्वाकार शाखाओं का होता है, या तिरछा होता है, या कह सकते हैं जो वृक्ष है सुई के आकार का होता है। पर्वतीय बकरी की बात करें तो उनके जो पैर होते हैं, उनके पैरों को खुर कहते हैं। वो खुरों की सहायता से पर्वतों पर चढ़ पाती हैं। हमने पढ़ा था विभिन्न प्रकार के आवासों के बारे में। जो पहले नंबर पर था मरुस्थल, दूसरे पे था पर्वतीय, अब तीसरे पे पढ़ते हैं हम घास स्थल। घास स्थल में आपने देखा जैसे शेर कहाँ पे रहता है, जंगल में रहता है, पर वो कैसे प्रकार की घास में रहता है। जैसे जो शेर होता है वो किसी रंग का होता है, मटमैला रंग का होता है। लेकिन जो शेर होता है वो अग्रपात होता है, आगे के पैर, आगे के नखून, अग्रपात में लंबे नखून होते हैं। ये कह सकते हैं हम, अग्रपात होता है आगे के पैर, जिसमें क्या होते हैं, लंबे तो नखून होते हैं। और चेहरे के सामने की आंखें, जब भी देखा अपने शेर होता है उसकी जो आंखें हैं ना, वो हमेशा सामने रहती है, क्योंकि वो हमेशा सामने ही देखता है। तो इसमें यही बताया कि जो चेहरे के सामने की जो आंखें होती है, शेर को क्रम से घास में छुपने, उसे क्या होता है, जो शेर होता है जब भी कोई व्यक्ति को देखता है या उसका जो शिकारी होता है उसे देखता है, तो वो क्या करता है, पहले उसे देखता है, फिर वो क्या करता है, जैसे ही सामने उसने देखा अपनी आंखों से, देखने के बाद वो क्या करता है, घास में छुप जाता है। तो वही बात बताई इसमें, घास में छुपने एवं शिकार करने एवं शिकार को खोजने में मदद करता है। क्या करता है, उसकी जो आंखें होती है हमेशा सामने देखता है, जो शिकार को देखता है, तो वो क्या करता है, घासों में, जो घासें मटमैले रंग की होती है उसमें क्या करता है, वो छुप जाता है। और जब वो क्या करता है, शेर उसका शिकार करता है, उसको अपने पंजों में जकड़ के फिर उसे खाता है। तो जो शेर होता है आपने देखा, वो हमेशा क्या होता है, मांसाहारी होता है। जब भी शिकार करता है उसका मांस खा जाता है। हमने बात करती थी शेर के बारे में, अब बात करते हैं हिरन। जो हिरन है वो क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जो हिरन है उसकी क्या विशेषता होती है, जो मजबूत दांत, जो हिरन होते हैं उसके हमेशा मजबूत दांत होते हैं। और लंबे और कान, क्या होते हैं उसके, लंबे तो कान होते हैं। सिर के पास में स्थित आंखें, उसके जो सिर होता है उसके पास में, मतलब बाएं तरफ, वो हमेशा क्या देखती हैं, बाएं तरफ ही देखती हैं, पास में स्थित होता है। मतलब जब भी वो जो हिरन होती है वो हमेशा क्या करती है, जो आंखें होती हैं उसकी पीछे की तरफ देखती है, पास मतलब पीछे तरफ वो उसे झांकती है, देखती है कि उसका शिकार करने तो कोई नहीं आ रहा। तेज गति, हिरन को क्रम से, उसकी हमेशा गति कैसी होती है, हिरन की बहुत ही तेज गति होती है। और कठोर तनों को चबाने में, ये क्या करती है, कठोर तनों को क्या करती है, चबाने का कार्य करती है। कौन करती है, हिरन करती है। शिकारी की गतिविधियों की जानकारी देने, जो शिकारी होता है उसकी जो गतिविधि होती है उसकी जानकारी देने एंड शिकारी को दूर भागने में मदद करती है। जो हिरन होती है वो कैसी होती है, शाकाहारी होती है। हिरन की जो हमेशा आंखें होती है वो पास मतलब पीछे की तरफ होती है, ध्यान उसका पीछे की तरफ होता है कि कोई उसका शिकार तो नहीं कर रहा, कोई शिकारी से पकड़ने तो नहीं आ रहा।
इसलिए उसका हमेशा ध्यान कहाँ रहता है, पीछे की तरफ ज़्यादा रहता है। आंखें इसकी अगल बगल या पीछे की तरफ ही ध्यान रहता है उसका। जो हिरन होती है वो ये देखती है कि उसका शिकार करने तो कोई नहीं आ रहा, उसे खाने तो कोई नहीं आ रहा। अगर कोई आ भी जाता है तो अपनी तेज गति से क्या करती है, स्पीड से वो भाग जाती है। तो हमने क्या पढ़ा था, हिरन। अब तक हमने पढ़ा अलग अलग प्रकार के आवासों के बारे में। जैसे पहले नंबर पर था मरुस्थल, दूसरे नंबर पर था पर्वतीय, तीसरे नंबर पर था घासी स्थल के बारे में। अब हम चौथे नंबर पर पढ़ते हैं जलीय आवास। क्या होता है ये जलीय आवास के बारे में। जो जीव जंतु जल में रहते हैं और जिस परिवेश वातावरण में वह अपना आवास में रहते हैं तो उसी को जलीय आवास कहते हैं। जैसे जलाशय एक दलदल है। जलाशय मतलब पानी जो होता है, जहाँ पर कैसा क्षेत्र होता है वो दलदल का क्षेत्र होता है। झीलें, नदियाँ, समुद्र, आपने देखा होगा जो नदियाँ होती है, समुद्र होता है, जहाँ पर पानी होता है, जल होता है, वो दलदल का ही भाग होता है, दलदल हो जाता है उसमें। अब जहाँ पौधे एवं जंतु जल में ही रहते हैं, जो पौधे और जंतु दोनों ही किस में रहते हैं, जल में रहते हैं। वो जल में ही अपना आवास बनाते हैं। जैसे जंतु की बात करें हम, जैसे व्हेल मछली, जैसे मछलियाँ होती हैं, वे कहाँ रहती हैं, जंतु कहाँ रहते हैं, जल में रहते हैं। ऐसे ही पौधों की बात करें तो आपने देखा होगा जो कमल का पौधा होता है किस में रहता है, वो रहता है जल में रहता है। तो उसी प्रकार तो पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं, उसे ही जलीय आवास कहते हैं। ठीक है, ये था हमारा जलीय आवास। अब हम बात करते हैं समुद्र। समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल में रहते हैं। जैसे समुद्र है, पानी का जो बड़ा रूप होता है वो समुद्र होता है। जो समुद्र है उसमें क्या होता है, जो जंतु होते हैं, जो जंतु पाए जाते हैं तथा पौधे पाए जाते हैं वो लवणीय जल के होते हैं। लवणीय मतलब होता है नमक के टाइप के, जो बहुत खारे प्रकार के होते हैं, वो लवणीय जल कहलाते हैं। तथा श्वसन के लिए जल में भी लिए, जो श्वसन मतलब सांस लेने के लिए वायु जल में विलीय मतलब मिलकर जल में मिले हुए रहते हैं। वायु का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, वो अपनी वायु का उपयोग करते हैं, जो हवा चलती है उसका उपयोग करते हैं और क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करते रहते हैं। जैसे मछली है, मैंने आपको पहले बताया मछली, जो मछली का जो शरीर है ना, जो मछली का शरीर धारा रेखीय अर्थात नाव के आकार का होता है। कैसा होता है, धारा रेखीय या नाव के आकार का होता है। इसमें जो मछली होती है वो जो श्वसन क्रिया करती है, जैसे हम श्वसन क्रिया करते हैं तो किससे करते हैं, अपनी नाक से करते हैं। ऐसी मछली होती है जो अपनी श्वसन क्रिया करती रहती है, वो होती है गिल्स और क्लोम। गिल्स को क्लोम कहते हैं, वो नाक जैसा होता है इनका, मतलब जल में श्वसन करती रहती है, पर ये जल में रहकर ही श्वसन करती रहती है, सांस लेती रहती है। जैसे हम बात करें व्हेल मछली की या डॉल्फिन की, तो वो किस माध्यम से सांस लेते हैं, तो वो लेती है वाक छिद्रों के माध्यम से जल में क्या करती रहती है, श्वास लेती रहती है। अब हम बात करते हैं जैसे तालाब और झीलों के बारे में। जैसे आपने देखा होगा तालाब और झीलों में अक्सर क्या पाया जाता है, मेंढक पाया जाता है। जैसे बारिश होती है तो बारिश में भी आपने देखा होगा कई बार मेंढक पाया जाता है कि मेंढक बाहर निकल के आते हैं, क्योंकि वो पानी में से निकलते हैं। तो तालाब और झीलें में क्या पाया जाता है, मेंढक पाया जाता है। जो मेंढक होते हैं वो किस आकृति के होते हैं, तो मेंढक जो होते हैं वो मजबूत और पश्चिपात होता है उनके आगे के, जो पश्चिपात होता है, हाँ वो पश्चिपात होता है जो उनके होते हैं पीछे के पैर। पश्च होता है पीछे और पाद होता है पैर। तो उनकी जो मेंढक होते हैं उनके पश्चिपात, और मेंढक को छलांग लगाने, देखा होगा आपने, जो मेंढक होता है अक्सर छलांग लगाता है। छलांग लगाने एवं शिकार को पकड़ने में क्या करता है, वो
पश्चिपात, पश्चिपात मैंने आपको बताया अभी, पश्चिपात होता है पीछे के पैर में जाल युक्त पाद गुड़िया उसे तैरने में सहायता करती हैं। उसमें क्या करती हो, तैरने में सहायता करते हैं। अब हम बात करते हैं जलीय पौधे। कई बार आपने देखा होगा जलीय पौधे कौन से होते हैं, आपने देखा जलीय पौधे, तो वो कमल का फूल देखा, वो हमेशा कहाँ होता है, कीचड़ में या जल में ही वो पौधा उगता है। तो उसी के बारे में ये बताया है। जैसे जलीय पौधे का तना बहुत लंबा और खोखला, तना बहुत लंबा भी होता है और खोखला भी होता है और बहुत हल्का होता है। कैसा होता है उसका आकार, तो उसका जो लंबा होता है उसका आकार और खोखला होता है और हल्का होता है, तथा जड़ें आकार में क्या होती है, बहुत ही, जड़ें जो आकार में बहुत ही क्या होती है, छोटी होती है, तथा पत्तियां कैसी होती है, संकरी और रिबन की तरह क्या होती है, रिबन की तरह वो मुड़ जाती है, मुड़ने वाली या कटी हुई होती है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कमल का फूल होता है बहुत ही कोमल होता है, तो जैसे कोमल होता है तो वो क्या होता है, रिबन के जैसे होता है, रिबन की तरह मोड़ सकते हैं उसको। तो इस प्रकार से जलीय पौधे होते हैं, ये हमारे जलीय पौधे। अब हम पढ़ेंगे हमारे आसपास के जीव के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था सजीव और निर्जीव के बारे में। सजीव वो होते हैं जो क्रियाएं करते रहते हैं, इधर से उधर जाते हैं या कोई भी गति करते रहते हैं। जैसे शेर है, चीता है, भालू है, ऊंट है, ये सब प्रकार के क्या है, सजीव हैं ये। और जैसे ही मेज, कुर्सी, टेबल, ये सब क्या है, निर्जीव है, ये कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या होती है, निर्जीव। जैसे आपने देखा होगा कार है या बस है या मोटरसाइकिल, ये सब क्या है, निर्जीव है। जब तक व्यक्ति नहीं चलाएगा, जब तक वो कार्य नहीं करेगा, जब तक उसे नहीं ले जा सकते, तो ये सब क्या है, निर्जीव है। जैसे आकाश के बादल हैं, ये क्या है, निर्जीव है। इसी के बारे में हम पढ़ते हैं कुछ हमारे आसपास के जीव के बारे में। जैसे पौधे, आपने देखे होंगे पौधे क्या होता है, एक तरह से कार्य करते हैं, बढ़ते रहते हैं, वो सजीव हैं, परंतु वे कुत्ते अथवा कबूतर की भांति चल नहीं सकते। देखा होगा आपने, कबूतर की तरह या कुत्ते की तरह चल नहीं सकते, पर क्या कहलाते हैं, वो सजीव कहलाते हैं। देखा आपने, जो कुत्ते तो कार्य करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, तो ये कार्य करते हैं। तो जैसे कुत्ता कार्य करता है, ऐसे कबूतर कार्य करते हैं, तो ये सब क्या है, सजीव है। इस तरह पौधे भी एक कार्य करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और वो वृद्धि करते हैं। पौधे से वो पेड़ बनता है, फल देता है, तो ये सब क्या है, सजीव है पौधे। तो दूसरी ओर एक मोटरसाइकिल, जैसे हम बात करें दूसरी ओर क्या है, मोटरसाइकिल। एक मोटरसाइकिल और कार, मोटरसाइकिल या कार चल तो सकती है, देखा, चल तो सकती है, फिर भी वे निर्जीव है। फिर भी क्या है, वो निर्जीव है। चल तो सकती है पर क्या कर सकती है, पर एक व्यक्ति उसे ले जाएगा तभी तो चल सकती है वो। तो ये क्या है, एक तरह से वो एक तरफ खड़ी रहेगी, अगर उसे नहीं चलाएंगे तो ये क्या है, निर्जीव है। तो ये क्या है, निर्जीव है, ठीक है। जैसे पौधे एवं जंतु समय के साथ वृद्धि करते हैं। जैसे आपने देखा, पौधे होते हैं वो पहले छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर जैसे पौधे से वो पेड़ बनते हैं, फल देते हैं, ऐसे क्रिया वो करते रहते हैं, भोजन बनाते रहते हैं, सब क्रिया चलती रहती है, पौधे करते हैं। ऐसे ही जंतु समय के साथ वृद्धि करते हैं। समय के साथ जंतु कैसे वृद्धि करते हैं कि अब जो जंतु हैं वो प्रजनन करते रहते हैं। प्रजनन का मतलब बच्चा उत्पन्न होता है जंतुओं से, तो वो आगे कार्य करते रहते हैं, वृद्धि करते रहते हैं, इसलिए वे सजीव हैं। जो जंतु होते हैं वो क्या होता है, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, अपने कार्य कर सकते हैं, ये सजीव होते हैं। आगे मैं बताऊंगी। लेकिन आकार में वृद्धि करने वाला बादल निर्जीव है। पर क्या है, ये निर्जीव है। क्या निर्जीव है, आकाश क्या है, हमारे बादल निर्जीव है, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, आकार में वृद्धि जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, फिर भी ये निर्जीव है। सजीवों में कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं। इसमें जो सजीव हैं, इसमें विशेष प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं।
और उन्हें निर्जीव पदार्थों से क्या करते हैं, अलग करते हैं। जैसे निर्जीव है और सजीव है, तो सजीव और निर्जीव को दोनों को अलग करता है। तो जो सजीव है ना, उसके कुछ लक्षण पाए जाते हैं जिससे ये पता लगता है कि सजीवी इन कार्यों से वो सजीव हैं। ठीक है, जैसे सजीव वस्तुओं में पाए जाने वाले लक्षण, जैसे जैसे पॉइंट पहला है भोजन की आवश्यकता। जो सजीव है तो उसे क्या चाहिए, सबसे पहले भोजन की आवश्यकता होगी। ठीक है, दूसरा है पौधों में वृद्धि। जो सजीव होते हैं उसमें पौधों में क्या होती है, वृद्धि होती है। जो पौधा होता है वो धीरे धीरे क्या करता रहता है, वृद्धि करता है। जो मैंने आपको बताया तीसरा पॉइंट है श्वसन। क्या है, श्वसन। जो सजीव होते हैं वो क्या करते हैं, श्वसन क्रियाएं करते हैं। इसके बाद उद्दीपन के प्रति अनुक्रियाएं करते रहते हैं, उत्सर्जन करते हैं, प्रजनन करते हैं, गति करते रहते हैं। इनके बारे में हम विस्तार से अब पढ़ेंगे। तो भोजन की आवश्यकता, पौधों में वृद्धि, श्वसन क्रियाएं, उद्दीपन प्रति अनुक्रियाएं, उत्सर्जन, प्रजनन और गति, ये कार्य ये सजीव करते रहते हैं, जिनसे हमें पता लगता है सजीवों के प्रमुख लक्षण होते हैं, वो इन कार्यों से सजीव होते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे सजीवों के प्रमुख लक्षण जो मैंने आपको बताए थे। भोजन की आवश्यकता, वृद्धि, इनके बारे में बताया था। जैसे भोजन की आवश्यकता, सभी जीवों के लिए, जो जीव जंतु हैं और मनुष्य है, उन्हें किसकी ज़रूरत होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। किसकी, भोजन की आवश्यकता होती है। सभी भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए, वृद्धि मतलब आगे बढ़ने के लिए, शक्ति के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, अर्थात ऊर्जा प्रदान करता है। कौन करता है ऊर्जा प्रदान हमें, तो वो भोजन कराता है। तो भोजन की आवश्यकता हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। जो सजीव का प्रमुख लक्षण था वो था भोजन की आवश्यकता। जो बहुत ही जीव जंतुओं को, जो सजीव हैं उनको और मनुष्यों को किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। उससे क्या होता है, भोजन की आवश्यकता से, मतलब भोजन हम ग्रहण करते हैं, उससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, फिर कार्य करने की क्षमता हमारे अंदर आती है। इसी जीव जंतुओं के अंदर आते हैं, उसी प्रकार वो कार्य करता है। तो इसलिए भोजन की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं वृद्धि। दूसरे नंबर पे क्या है, वृद्धि। किस प्रकार वृद्धि, आपने कई बार देखा होगा, जैसे छोटा पौधा होता है, धीरे धीरे करके क्या होता है, वो बढ़ जाता है। धीरे धीरे पहले वो पौधा था, फिर वो बढ़ता गया, तो क्या हो गया, बाद में वो पेड़ बन गया। पेड़ों से हमें क्या देने लग गया, फल देने लग। तो ये क्या हो गई, वृद्धि हुई। कई बार आपने देखा होगा, एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चे से वो बड़ा होता है, बड़ा हो जाता है, बड़ा होकर एक आदमी बनता है। तो ये क्या है, एक मनुष्य में एक वृद्धि। तो कई प्रकार से एक वृद्धि होती है मनुष्य में, जीव जंतु में, हर प्रकार में से वृद्धि होती है। जैसे आपने देखा होगा, एक शेर है, तो शेर का जो बच्चा होता है पहले वो छोटा होगा, फिर उससे बाद में वो बड़ा होता है, फिर वो बड़ा होता है। तो इस प्रकार क्या होता है, इसमें वृद्धि होती है। या आपने देखा होगा जो हाथी है, हाथी का क्या होता है, पहले छोटा बच्चा होता है, फिर वो बड़ा रूप ले लेता है और बड़ा हो जाता है और बड़ा होता है। इस प्रकार वो क्या होता है, उसके शरीर में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, वो बढ़ जाता है। इस प्रकार कई बार व्यक्तियों में वृद्धि होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे से बड़े हो जाते हैं, तो उसमें वृद्धि होती है। पेड़ छोटे होते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उसमें भी वृद्धि होती है। तो जीव जंतु मनुष्य में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये वृद्धि क्या है, सभी जीव जंतु और पौधों में या मनुष्य के छोटे से बड़े होने में क्या होती है, वृद्धि होती है। मैंने यही बात आपको बताई। बात करते हैं श्वसन की। जो श्वसन है, जो सांस की जो क्रिया होती है, जैसे मनुष्य सांस लेता है उसी प्रकार जीव जंतु भी सांस लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा, गाय भैंस, बकरी, कुत्ता, ये सब क्या है, मनुष्य की तरह ही श्वसन क्रिया करते रहते हैं। तो श्वसन सभी जीवों गाय, भैंस, कुत्ता, मनुष्य की तरह ही क्या करता है, ये श्वसन क्रिया करता है। तथा ग्रहण किए गए भोजन को, जो भोजन ये ग्रहण करता है,
ग्रहण करने से भोजन इसने क्या कर लिया, जो ग्रहण किए गए जो पहले जो भोजन था उसको क्या कर लिया था, ग्रहण कर लिया था, खा लिया था, खाने के बाद अंदर गए, फिर श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर में ये ऊर्जा प्रदान करता है। हमने भोजन तो ग्रहण कर लिया, वैसे ही गाय, भैंस, बकरी या कुत्ता अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। ग्रहण करने के बाद में क्या होता है कि जो श्वसन क्रिया है वो किसके माध्यम से क्रिया करती है, भोजन के माध्यम से। वही बताइए कि जो भोजन है, भोजन से ही श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर में क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, हमें ताकत मिलती है। इससे नहीं, किससे हमें, श्वसन जब खाना खाएंगे तभी जाके हमें श्वसन आता है, सांस ले पाते हैं, ऊर्जा प्रदान होती है हमें। अब बात करते हैं हम चौथे नंबर पर उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। जो उद्दीपन क्या होता है, यही सोच रहे हो आप, उद्दीपन और अनुक्रिया क्या होता है। कई बार आपने देखा होगा, जैसे ही क्लास में मैम पढ़ाती है तो कोई बच्चा ज़्यादा ही शैतानी करता है तो मैम को गुस्सा आ जाता है, तो वो क्या करते हैं, तो उस बच्चे को क्या मारती है, एक थप्पड़ मारती है। जैसे ही वो थप्पड़ मारा, वो तो क्या हो गई, वो तो हो गई उद्दीपन, थप्पड़ मारना उद्दीपन हो गया। लेकिन जब बच्चा रोने लग जाता है, उसके आंसू आने लग जाते हैं, तो वो क्रिया क्या हो जाती है, अनुक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे आपने कोई गर्म पानी हो, दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे कोई गर्म पानी हो, तो गर्म पानी है तो गर्म पानी तो क्या कहलाता है, उद्दीपन कहलाता है। जैसे ही उस पे गर्म पानी पे हमने हाथ रखा तो उस हाथ को हम क्या करते हैं, झट हटा लेते हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी अनुक्रिया। क्योंकि हम कोई क्रिया कर रहे हैं, अपने हाथों की क्रिया कर रहे हैं, तो ये क्या है, अनुक्रिया ही है। ठीक है, जैसे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, सभी सजीव, जो सजीव होते हैं वस्तु अपनी परिवेश, अपने वातावरण में होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। जैसे हमने बताते हैं छुई मुई का पौधा, आपने कई बार देखा होगा, जो छुई मुई का पौधा होता है, जो छुई मुई का पौधा होता है वैसे तो वो सीधा रहता है, तो वो क्या होता है, उद्दीपन। ठीक है, जैसे उसे हाथ लगाते हैं तो क्या होता है, वो मुरझा जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम, अनुक्रिया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं गर्म पानी की। मैंने आपको बता ही दिया कि गर्म पानी होगा वो क्या कहलाएगा, उद्दीपन, और हाथ लगाएंगे तो उसे हाथ झट हटा लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, अनुक्रिया। अब हम 5वें नंबर पर पढ़ते हैं उत्सर्जन। क्या होता है उत्सर्जन, विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जो उत्पन्न होते हैं, तथा वो सजीवों के द्वारा हम अवशिष्ट पदार्थों के निष्कासन प्रयोग में उत्सर्जन करते हैं। जब भी कोई हम खाना वाना खा लेते हैं तो हमारे जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें क्या करते हैं हम, बाद में सजीव द्वारा, जो हम सजीव होते हैं वो अवशिष्ट पदार्थों को निष्कासन करते हैं, अपने शरीर से निकालते हैं। प्रजनन की बात करते हैं। प्रजनन क्या होता है, सभी जीव प्रजनन के द्वारा, जो जीव जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, समान संतान उत्पन्न करते हैं। जैसे आपने देखा होगा सभी जीव होते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, या आपने देखा होगा बकरी है या कुत्ता है, ये सभी जीव जंतु किस प्रकार अपना प्रजनन करते हैं कि अपना बच्चा उत्पन्न करते हैं और उसे पालते पोसते हैं और उसे दूध पिलाते हैं। तो ये एक प्रकार से क्रिया होती है, प्रजनन क्रिया। सभी जीव प्रजनन के द्वारा समान संतान उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा ये बात है कि पक्षी है, जो पक्षी होते हैं वो नीड अपने घोंसले में से वे अंडे देते हैं, घोंसले से क्या देते हैं, वो अंडे देते हैं और प्रस्फुटित हो जाते हैं, तो उनसे क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। बहुत से पौधे और कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि बीजों के द्वारा ही इन्हें प्रजनन करते हैं। बीजों के द्वारा क्या करते हैं, इन्हें प्रजनन करते रहते हैं, प्रजनन करते हैं। जैसे पौधे बीज उत्पादित तो करते हैं, पर हम उन्हें क्या करते हैं, अंकुरित करके नए पौधे उगा देते हैं। जैसे कोई पौधा लिया तो पौधे में से कोई बीज आया, फिर बीज को अंकुरित करते हैं और फिर से उगा देते हैं। अब हम बात करते हैं 7वें नंबर पर गति। क्या होती है गति, सभी जीवधारी, जो सभी
जीवधारी होते हैं वो गति करते हैं। जैसे पौधों की गति सीमित होती है। आपने कई प्रकार देखा होगा, जो पौधे होते हैं ना एक सीमित आकार में ही गति करते हैं। जैसे पौधे पहले छोटे होते हैं, धीरे धीरे वो बड़े होते हैं, वैसे ही फल देते हैं, तो उस एक समय पर ही वो हमें फल देंगे। और जैसे पौधे होते हैं तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि कुछ पौधे जो होते हैं उनमें फूल खिलते हैं, तो एक समय होता है जो उस समय पर ही वो क्या करते हैं, फूल देते हैं, तो वो अपनी गति करते रहते हैं। तो मैंने आपको बताया भोजन की आवश्यकता, दूसरे पे वृद्धि, तीसरे पे श्वसन, चौथे पे उद्दीपन के प्रति अनुक्रियाएं, और पांचवें पे उत्सर्जन, छठे पे प्रजनन, और सातवें पे गतिहीन। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।